हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एयू क्रेज। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हमारे भाई सहयोगी मित्र सौरभ सिंह जी की पहल एवं सभी मित्रों के सहयोग से आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल पर आपको वीडियोज उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसी श्रृंखला में आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सत्यम शुक्ला है, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट 9140537171 है। अपने नव प्रवेशी आने वाले भाइयों के लिए मैं किसी भी प्रकार से सहायक बन सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से बताएंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम और भी पार्ट्स लाएंगे। इसके साथ आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे क्वेश्चन के अलावा वो भी हम आपको बताते चलेंगे, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं को क्वेश्चन हू बाय हू ही आए जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में। यदि क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ा स्क्रीन का अपना वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, 360 पिक्सल कर लीजिए, ठीक से दिखने लगेगा। तो कॉपी पेन लिए रहिएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बीच में आपको लगे कि ऐसा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, तो उसको ज़रूर नोट करिएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ठीक ही है, वो अदर एग्ज़ाम्स में भी जो आपके वनडे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो सही का निशान लगा हुआ है वो राइट आंसर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका आर्कटिक महासागर है, ये सबसे छोटा महासागर है। आप जानते होंगे कि 7 महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, लार्जेस्ट ओशन, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है आर्कटिक। आर्कटिक सर्कल जो है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जो अंटार्कटिक सर्कल है वो हमारा सदर्न उसमें हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा कहें तो आर्कटिक पड़ता है, ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल में पड़ता है, और ये जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक रीजन पड़ता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से जो विश्व की बड़ी झील है वो सुपीरियर झील है। कभी कभी पूछ लेता है कि जल के हिसाब से, कि जिस आपकी झील में ज़्यादा जल है, ज़्यादा वॉल्यूम है, उस हिसाब से बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है। तो इस बात को हमको याद रखना है किस बेस पे पूछता है, इसके बाद हमको टिक करना है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो जल के बेस पे पूछ ले और आप सतह के क्षेत्र बेस पे याद किए हों, तो इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में है। ये हमारा सुंदरबन का डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां जब मिलकर आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं, तो वहाँ पे डेल्टा रीजन बनता है। तो ये वही सुंदरबन का डेल्टा कहलाता है। इसका कारण है कि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। तो इसमें तो सीधी सी बात है, 1/6 ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वीय बल है, उसका 1/6 है। ठीक है, हम सर्पिल स्पाइरल प्रकार की जिस मंदाकिनी गैलेक्सी के बाहरी किनारे पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है। इसमें बहुत सारे ग्रह वगैरह होते हैं और एक गैलेक्सी में बहुत सारी आकाशगंगाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हीरा कुंड नहीं है, कुंड है, परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ये जो भी परियोजनाएं होती हैं आर्टिफिशियल होती हैं, बड़ी बड़ी नदियों के जल को रोक कर बनाई जाती हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी किसी पर प्रोडक्शन किया जाता है, टरबाइन के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। नेशनल पार्क सभी देख लीजिएगा, इस पर हम एक वीडियो भी दे देंगे आपको, इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में। 8वां है देश की राजधानी को जोड़ों से जो मेल नहीं खाता है वो बताना है। तो ये देखिए, ये 3 है, जमैका की किंगस्टन ही है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन ही है, और अफगानिस्तान की काबुल ही है। जो उत्तर कोरिया है इसकी राजधानी सियोल नहीं है, पियोंगयांग है। गूगल पे सर्च भी कर लीजिएगा, यदि आपको वर्ड क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से।
पियोंग यांग नाम है जो आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन, बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपके बिहार रीजन में पड़ती हैं बराबर केव्स। तो ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। आगे एपिसेंटर शब्द का उपयोग वर्णन के लिए किया जाता है, तो ये भूकंप के लिए किया जाता है। शॉर्ट में बता देता हूँ एपिसेंटर क्या होता है। देखिए, जो जहाँ से भूकंप का स्टार्ट होता है, इमरजेंस होता है, उसको कहलाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और एपिसेंटर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। ठीक है, तो अक्सर जो है भूकंप जो केंद्र होता है वो मतलब एपिसेंटर होता है, उससे लगभग 100 या कभी कभार 300 से 700 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होता है। तो एपिसेंटर सबसे पास का पॉइंट होता है जहां भूकंप की तरंगें पहुंचती हैं पृथ्वी की सतह में, तो हम उसको एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? तो ये आपका हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य जो है भारत के ऊनी जो वोलन प्रोडक्ट्स हैं इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आपका 12 है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? तो देखिए, हिमालयन रीजन है जो हिमालयी क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, पासेस पाए जाते हैं। तो उसी में जम्मू एवं कश्मीर, अब तो खैर नाम चेंज कर दिया गया है, अब तो जब से हो गया है, लेकिन इसको आप देख लीजिए। तो बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट पास है। ठीक है, तमिलनाडु का कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कलपक्कम है आपका तमिलनाडु का, ये एक एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है, यहाँ से एटॉमिक एनर्जी के ऊपर यहाँ पे काम होता है, ये एक एटॉमिक पावर स्टेशन है आपका तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद आपका 14 क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। मैंने भी आपको बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं और ये सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती हैं। देखिए, नदियाँ जो होती हैं ना, जब कहें तो समुद्र से मिलने वाली होती है तो बहुत सारा सिल्ट वो अपने पास में लिए होती हैं, और सिल्ट को जमा हो जाने की वजह से बहुत सारी चैनल्स में, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो टूट जाती हैं। यहाँ से एक, वहाँ से, मतलब जैसे हमारा हाथ होता है ना और उंगलियाँ होती हैं, तो 5 अलग अलग इसके भाग होते हैं। तो ऐसे ही नदी मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो इससे जो है एक डेल्टा का निर्माण होता है। अब चूँकि वो डेल्टा नदियों के विभक्त होने से, चैनल्स में डिवाइड होने से बना है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो नम होगा। नम होगा तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगेंगे, और पेड़ पौधे उगेंगे तो वहाँ पे जंगली एरिया बन जाएगा। जंगली एरिया बन जाएगा तो उसी को है सुंदरी फॉरेस्ट, मैंने शायद आपको बताया था, दे दिया गया था नाम, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका 15वां नंबर है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। हाइड्रो फॉर क्योंकि वाटर का यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंग्लिश वर्ड फॉर आपकी बिजली के लिए। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज होता है। बहुत सारे ये जो परियोजनाएं हैं ना, इसमें नदी के जल को इकट्ठा करके स्टोर कर लिया जाता है, फिर ऊंचाई से एक टरबाइन पे जल गिराया जाता है, जिससे वो टरबाइन घूमता है, तो इससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, रबड़ के प्रमुख बागान कहाँ पाए जाते हैं? तो भाई ये कनाडा में पाए जाते हैं। बागान क्या, इसके लिए पेड़ होते हैं, पेड़ से जैसे कि दूध निकलता है ना किसी किसी पेड़ से, तो इसी प्रकार रबड़ निकलता है, फिर बाद में उसको सुखा उखा के रबड़ टाइप में बना लिया जाता है। तो ये पेड़, ये जो बागान है, जो कनाडा में पाए जाते हैं। एक्चुअली में कनाडा जो है नॉर्थ पोल में लाई करता है, और नॉर्थ पोल में ऐसे क्षेत्र में ये पड़ता है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो इस वजह से ये जो पेड़ हैं वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो ये जो है वहाँ पे इसके बागान पाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपका 17 है, देहरादून इनमें से किसका एक अंश है? शिवालिक का। तो शिवालिक जो है हमारे हिमालय की एक श्रेणी है। जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ टू साउथ 3 उसमें रेंजेस में डिवाइड है। द फर्स्ट रेंज इज नोन एज दी हिमाद्री, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज दी हिमाचल, एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज नोन एज दी शिवालिक। तो जो हमारा देहरादून है वो शिवालिक में लाई करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, देहरादून नहीं, इस क्षेत्र में कुछ मुख्य शहर हैं, वो चूँकि एक कहें तो एक एरिया है जो लिमिटेड है, उस क्षेत्र में लाई करते हैं, एक पास टाइप का है। अब मैप होता है इंडिया का तो मैं समझा भी पाता आपको, अब मेरे दिमाग में 2 इमेज बन रही है, लेकिन बता देता हूँ। उसमें 5-6 जगह
पड़ती हैं, उन सबको हम दून कहते हैं। हालांकि वो छोटी छोटी जगह है, इस वजह से आपने उनको सुना नहीं होगा। देहरादून एक बड़ा शहर है और राजधानी भी है उत्तराखंड की, इस वजह से आपके नॉलेज में है। तो वो 4-5 जगह पूरी वो कहलाती हैं आपकी दून। उसका कारण ये है क्योंकि वो उतना एरिया है, वो दून के नाम से ही जाना जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए दोआब है, तो दोआब में जो आब का है वो कहलाता है दो नदियों के बीच का स्थान। ऐसे ही जो दून है, ये उस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पड़ेगा उसके लास्ट में दून लगेगा। जैसे पंजाब है तो आब लगा है ना, तो 5 नदियों के बीच का स्थान, दोआब 2 नदियों के बीच का स्थान। तो ऐसे दून सभी शहरों में लगता है, तो देहरादून भी वहीं पड़ता है, इस वजह से इसको भी दून कहते हैं। ठीक है, अभी नदियों वाला कॉन्सेप्ट आएगा आगे तो बताऊँगा। फिर आपका 18 क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को क्या कहा जाता है? तो ये मालाबार कहा जाता है। तो हमारा जो पश्चिमी तट्टी यानी इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट में रेगुलर कॉन्टीन्यूअस रेंजेस पाई जाती हैं पहाड़ की। ठीक है, ये बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट, मतलब सदर्न जो स्टेट है हमारा केरला, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है अनाईमुडी, दोदा बेटा, ऐसे इरेगुलरली ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। तो इसका जो कह रहा है दक्षिणी प्रसार यानी सदर्न मोस्ट एक्सपेंशन, तो ये जो है मालाबार कहलाता है। चूँकि इसके जो कोस्टल रीजन है, इसका जो प्रसार है वो जो है मालाबार कहलाता है। कोंकण ये ईस्टर्न साइड में है, ये मालाबार जो है वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, कह रहा है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। एक्चुअली में देवप्रयाग क्या 5 प्रयाग हैं जहाँ पे 2-2 नदियाँ मिलती हैं। अलकनंदा आती है, वो पहले आपकी मेन स्ट्रीम रहती है, उससे एक प्रयाग में एक नदी आकर मिलती है। मतलब जैसे कि चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, अभी बताता हूँ। हाँ, तो प्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 2 नदियाँ मिलती हैं। तो देखिएगा, अलकनंदा आती है, सबसे पहले इससे मिलती है एक धौली गंगा करके नदी, तो इसको हम कहते हैं जहाँ पे नदी मिलती है विष्णु प्रयाग। लेकिन अब धौली गंगा का नाम आगे ख़त्म हो जाता है, ये मेन स्ट्रीम बन के बढ़ती है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर इसमें एक नदी आके मिल जाती है पिंडार नदी, तो यहाँ पे मिलती है, उसको हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, फिर ये पिंडार नदी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जैसे कि यमुना गंगा से मिलने के बाद समाप्त हो जाती है, फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही ये नदियाँ हैं अलकनंदा से मिल जाती हैं, और फिर इसकी जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा है वह अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, कर्णप्रयाग से आगे बढ़ती है तो इससे मिलती है मंदाकिनी आगे, तो ये मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है उसको हम जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से। फिर इसके आगे है हमारी जो अलकनंदा आगे बढ़ती है, ये इससे मिलती है भागीरथी नदी, कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में जब भागीरथी इससे मिलती है, इसके आगे से हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ से प्रयाग वाला प्रयाग नहीं, इसका अलकनंदा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, फिर आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। तो बेसिकली प्रयाग जहाँ पे ये 2 नदियाँ मिलती हैं, ऐसे 5 प्रयाग हैं, और 5 प्रयागों में कोई ना कोई नदी मिलती है, कॉन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, फिर 20 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है आपका, मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है? तो मानसून देखिए एक अरबी शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसम वर्ड से हुई है, और एक तरीके से मानसून का मीनिंग होता है रिवर्सल ऑफ द विंड्स। ठीक है, एक्चुअली में जो हमारा विंड्स हैं वो चलती हैं नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। ठीक है, लेकिन जो है ना, जो हमारा मानसून टाइम होता है तो ये इसका रिवर्सल हो जाता है। जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं वो इंडिया में नहीं आती हैं, बल्कि साउथ वेस्ट विंड इंडिया में आने लगती हैं। अब ऐसा क्यों रिवर्सल क्यों हो जाता है? सर्दियों के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट विंड ही चलती हैं इंडिया में, लेकिन फिर जब ये मानसून टाइप मतलब गर्मियों का वाला टाइम होता है तब ये साउथ वेस्ट विंड आ जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, इसी से पूरी मानसून की उत्पत्ति होती है। ये मैं फिर कभी आपको यदि मौका मिला आपसे बात करने का या यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से बताने का, तो मैं बता दूंगा पूरी कहानी। अभी केवल आप ये जान लीजिए कि मानसून है, मानसून शब्द का अर्थ होता है रिवर्सल ऑफ द विंड, मतलब विपरीत हवाएं चलना। तो साउथ वेस्ट से विंड इंडिया की ओर चलती हैं विपरीत, इस वजह से जो हमारे भारत की हवाएं हैं इसको हम मानसून कहते हैं। यही आकर हमारे भारत में वर्षा कराती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये लगभग वीडियो पूरी हुई। हमने आपको टॉप 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के बताए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट भी किए होंगे। मैं आपको अपना नंबर पहले बता चुका हूँ, ज़रूरत पड़े तो उसका यूज कर लीजिएगा। बाकी हमारे भाई सौरभ हैं ही, और पूरी टीम आपके लिए प्रयास कर ही रही है। अच्छे से पढ़िए और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाइए। धन्यवाद। अभी इसका और नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, तो उसमें भी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है।
थैंक यू।